चलिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो हमारे बोर्ड पर पहला प्रश्न है वो है कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब यहाँ पर हमें जो चुनना है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी समानार्थी, जिसको सिनोनिम भी कहते हैं, और किसके करना है? कमल के। कमल का फूल कमल, कमल के जो यहाँ पे पर्यायवाची दे रखे हैं वो देख लीजिए। पहले ए ऑप्शन में संजीव, नीरज, सरोज। बी ऑप्शन में है राजीव, नीरज, सरोद। सी ऑप्शन में है राजीव, नीरज, सरोज। डी ऑप्शन में राजीव, रज, सरोज। अब यहाँ पर वही ट्रिक वाली अगर बात करें तो आपको अलग जो शब्द है वो अलग ही दिख जाएगा। जैसे यहाँ राजीव 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 लिखा, लेकिन यहाँ संजीव लिखा है और वो भी गलत। संजीव में स पे बिंदी आती है और संजीव होता है, और उस संजीव का मतलब होता है लंबे समय तक जीने वाला। तो ये संजीव जो है ये गलत है। फिर इधर देखिए नीरज 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 और यहाँ रज लिखा है। रज का मतलब होता है मिट्टी, धूल, कण, वो ये रज है, तो ये रज भी गलत है यहाँ। फिर इधर देखिए सरोज, सरोद, सरोज, सरोज, तो बाकी सब में तो जज है, लेकिन यहाँ पर सरोद है, तो सरोद जो है वो गलत आ रहा है। वैसे सरोद का अर्थ होता है बादल, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर इन तीनों के अर्थ भी मैंने बता दिए जो अलग जा रहे थे। इसके अलावा पंकज, कंज, अंबुज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। आपको एक ट्रिक देती हूँ, वो ट्रिक आप याद रखिएगा कि जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उनके अंदर अगर ज आखिरी में लगा दिया जाए तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल, नीर, अंबु, वारी, पय, ये सारी चीजें हम ये सारे जो पर्यायवाची बोल रहे हैं ये सारे पर्यायवाची जल के हैं, जल यानी पानी के। और इनके अंदर आखिरी में यदि हमने ज लगा दिया तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के। पंकज, नीरज, सरोज, वारिज, ज ज ज ज ज ज आएगा आखिरी में, तो समझ जाइएगा कि वो कमल के पर्यायवाची है। राजीव इसके अंदर जो है वो अपवाद है, राजीव में बीच में ज है, आखिरी में नहीं है, और वो भी बड़ी ई की मात्रा के साथ है। लेकिन अधिकतर जितने भी कमल के पर्यायवाची हैं उसमें आखिरी में ज लगा हुआ है। ज लगे हुए से समझ जाइएगा कि वो कमल के पर्यायवाची हैं। यदि अंत में द लगाओ, जल के जितने पर्यायवाची उनमें अगर आप द लगा देते हो तो वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और एक और बता देती हूं मैं आपको कि आप उसके अंदर अगर धी शब्द लगा दे, ध में छोटी ई की मात्रा धी, पयोधी, जलधी, वारिधी, अगर ये लगा देंगे तो ये सागर के पर्यायवाची बन जाएंगे। आपने सुना, मैंने जो आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक के माध्यम से हम चार जो शब्दार्थ हैं जो पर्यायवाची हैं उनको याद रख सकते हैं। एक हिंट दे रही हूँ कि कमल के अंदर आखिरी में हमेशा ज आता है। पंकज ज आएगा, कज ज आएगा। ये हमने कमल के पर्यायवाची निकाले तो उसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही निकल रहा है। इसके तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अब मैं अगले प्रश्न पे आ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पर नी का उपयोग करना, न में छोटी की मात्रा नी, और ये है उपसर्ग। उपसर्ग यानी आगे लगने वाले शब्द, तो यहाँ आगे लगने वाले शब्द हैं नी, और नी ऐसा का ऐसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस आधार पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन पे लिखा है नियम, बी ऑप्शन पे लिखा है निर्भय जिसमें बड़ी की मात्रा है, सी ऑप्शन पे भी नियम लिखा है लेकिन बड़ी की मात्रा है, डी ऑप्शन में निर्भय लिखा है। तो आपको क्लियर सामने ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यहाँ पर न में छोटी की मात्रा आ रही है, बाकी किसी में भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही है, बाकी ये तीन ऑप्शन गलत है। अब हम आगे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कथनी अपने को शब्द दिया है और उसका हमको विलोम लिखना है। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी, चारों में से एक कोई चुनना है। तो देखिएगा, पहले में ए ऑप्शन में लिखा है करानी, बी ऑप्शन में लिखा है कारनी, सी विकल्प में लिखा है कारनी और डी ऑप्शन में लिखा है करनी।
तो आपने सुना होगा कथनी करनी एक होनी चाहिए, जैसा कहो वैसा करना चाहिए, ये उस टाइप की बात है। कथनी का मतलब होता है कहना, तो कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, ये वो वाली बात है। तो आपको अलग ही दिख रहा है कि करनी ये वाला सही ऑप्शन लिखा हुआ, बाकी जगह पर जो करनी लिखा है उसमें मात्राओं की गलती है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं चुने जाएंगे। इसका कथनी का जो ऑप्शन चुना गया है वो डी और उसका विलोम शब्द होगा करनी। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। कवयित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कवयित्री का मतलब होता है जो कविता लिखने वाली होती है, वो कवि का विलोम। अब यहाँ पर विलोम यानी के विपरीत, वैसे देखा जाए तो ये लिंग परिवर्तन हो रहा है। तो लिंग परिवर्तन में हम देखेंगे ए ऑप्शन पर है कवि, बी ऑप्शन पे है कभी, ब में छोटी की मात्रा है और ब बकरी का लिखा हुआ है। सी ऑप्शन पे है कवि लेकिन बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और डी ऑप्शन पे है कभी, ब में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और ब बकरी का है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसके लिए चुनना है। तो आपको सबसे पहले तो ये ब बकरी वाला ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि गलत है, क्योंकि यहाँ भी ब है, तो ये दोनों गलत है। अब थोड़ा सा आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कवि में छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की। तो मैं आपको बता दूं कि कवि में छोटी की मात्रा आएगी और इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। बाकी बी और डी तो अपने आप में पहले ही रॉन्ग कर दिए गए हैं। तो इसका कवयित्री का जो अपोजिट होगा, जो लिंग परिवर्तन होगा, वो होगा कवि। ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल फीमेल के हिसाब से, और यहाँ विलोम की जगह लिंग परिवर्तन हम कह सकते थे। इसके बाद है अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो है अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ हमें जो अधि शब्द दिया है इससे बनाना है और उपसर्ग आगे लगते हैं, तो हमें इसको आगे ही लगाना है और अधि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है अधिवर्ष, बी में लिखा है अधिवर्ष, ये सही लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको लिखा हुआ। तीसरे में अधिवर्ष और डी में है आदिवर्ष। तो अब आप गौर से देखिए कि यहाँ ध में बड़ी की मात्रा लगा दी, यहाँ अ में आ की मात्रा लगा दी, आदिवर्ष हो गया, और ध में भी छोटी की है जो कि गलत है। यहाँ अधिवर्ष सही है, यहाँ भी आ लिखा है और ध में बड़ी की मात्रा लगा दी, तो दोनों ही गलत है। दोनों रूप में ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और हमको बोला गया है अ अनार का और ध में छोटी की मात्रा, तो ये है अ अनार का और ये ध में छोटी की मात्रा, तो ये अधिवर्ष इसका सही है। अधिवर्ष का मतलब होता है अधिक वर्ष, अधिक साल। अब हम आ जाते हैं अगले पे। अगला है संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है संधि छेद का सही संधि विच्छेद। देखो दोनों बार संधि छेद और संधि विच्छेद लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वी है, यहाँ वी नहीं है। संधि छेद का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ हमको चार ऑप्शन दिए हैं। ए है संधि छेद, बी है संधि छेद तो लिखा है पर ध में बड़ी की मात्रा है, सी में भी संधि छेद लिखा है, और डी में संधि छेद तो लिखा है लेकिन यहाँ बिंदी नहीं लगाई है। आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। अब इसके अंदर ये जो है ये संघी छेद है, ये संधि छेद नहीं संघी छेद है, घड़ी का है ये। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसके विच्छेद करेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि संधि छेद जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि में संधि दो वर्णों का मेल होता है, तो ये जो हमको उदाहरण दिया गया है ये व्यंजन संधि का दिया गया है। अब ये जो शब्द है व्यंजन संधि में एक नियम है, उसके कई सारे नियम है, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ। आगे मैं जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको नियम बताती जाऊंगी। अब यहाँ जो नियम लग रहा है व्यंजन संधि का वो ये नियम लग रहा है कि यदि ये छ जो लिखा हुआ है ये जो स्वर है, ध के अंदर क्या है स्वर है, यदि
व्यंजन शब्द आया है और उसमें स्वर है, तो उस समय में उसके बाद जो अगर छ शब्द आता है, छ छतरी का अक्षर आता है, तो उससे पहले उस च लगाएंगे और जब उसका विच्छेद करेंगे तो च हट जाएगा। आप समझे? मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, व्यंजन संधि का ये नियम है कि यदि छ छतरी का आए, सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात जो उस छतरी से पहले आया है वो स्वर होगा। तो इसमें देखिए ये ई छोटी की मात्रा दिख रही है, ये स्वर है, तो स्वर आए और छ आए तो बीच में क्या लगेगा? च लगेगा, और जब हम उसका विच्छेद करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे तो ये च हट जाएगा, ये आधा च हट जाएगा। तो यहाँ आधा च तो देखिए हट गया है, सभी में, किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो हमको उसकी तो कोई परेशानी नहीं है। अब हमको ये देखना है कि उन्होंने जो नियम में बता रही उसमें सिर्फ ये कहा है कि च हटेगा, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा, तो यानी हमको यही के यही शब्द चाहिए। अब हम जब पहले वाले को देखते हैं तो इसमें तो घड़ी का लिखा है, यानी ये गलत है। दूसरे वाले को देखते हैं तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यानी ये भी गलत है। चौथे वाले को देखते हैं तो यहाँ बिंदी जो है वो नदारद है, बिंदी है ही नहीं, तो बिंदी न होने के कारण ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? सी ऑप्शन, यानी यहाँ जो संधि छेद, संधि धन छेद लिखा हुआ है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। और मैंने आपको बता दिया कि छ से पहले अगर ध में छोटी की मात्रा या ई या स्वर कोई भी आएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर आधा च लग जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि जब विच्छेद हुआ तो ये च कहाँ गया? तो ये च हमने अलग से लगाया था और च जब ने उनको अलग किया तो वो हट गया। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? अब यहाँ मैं बता दूं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास में हमको 4 दे रखे। कर्मधारय, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे महाराजा मैंने पिछले बार में बताया था, तो महाराजा में क्या हुआ? महान है जो राजा, तो महान शब्द जो है वो इसके अंदर विशेषता बता रहा है, इसलिए वो कर्मधारय का उदाहरण है। तीसरा है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा रानी। और डी द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आपको ये याद रखना होगा, द्वंद्व और द्विगु में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। तो आपस में झगड़ा कब होता है? जब दोनों बराबर के होते हैं, दोनों तो बराबर बराबर तू मैं करते हैं, तो वहां द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब झगड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ द्वंद्व में दोनों ही बराबर होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों में से किसी की कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, इसलिए यहाँ द्वंद्व है। और द्विगु में क्या होगा? पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे इसमें ये पहला पद हमको संख्यावाचक दिख रहा है, चौमासा। चौमासा का अर्थ होता है 4 मास का समूह, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। यानी चौमासा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यहाँ शताब्दी गलत लिखा हुआ है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का 100 वर्ष पूरे करके एक सेंचुरी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंचुरी। तो यहाँ 100 वर्ष को हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, लेकिन ये शुद्ध लिखा हुआ नहीं है, तो इनमें से हमको शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ ये जो शुरू का है ये गलत लिखा हुआ, बाकी सब सही है। तो उस आधार पर ये ऑप्शन हमारा सही निकलता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ये आप याद कर लीजिएगा कि शताब्दी इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इस तरीके से शताब्दी नहीं लिखा जाता। ये 3 तो ये और एक ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये चारों तरीके शताब्दी को लिखने के गलत है। शताब्दी सही रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए। घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। घोड़ा, यहाँ घोड़ा शब्द के हमको
पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची यानी समानार्थी यानी सिनोनिम्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है अश्व है बाजी, बी ऑप्शन में दिया है अश्वा हाय तरंग, सी ऑप्शन में दिया है अश्वा है बाजी और डी ऑप्शन में दिया है अश्वा हाय तुरंग। अब यहीं पे से आप मात्राओं की गलती निकाल कर भी अपने शब्द को पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे अश्व लिखा है, यहाँ अश्वा गलत, अश्वा गलत, अश्वा गलत। अब यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी। आप सोचेंगे 3 बार अश्वा अश्वा लिखा है यानी अश्वा ज्यादा सही है, अश्व गलत है, तो आप इस अश्व पे गोला लगा देंगे, लेकिन नहीं, अश्व बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हाय में देखिए, है 2 बार सही है, हाय 2 बार लिखा हुआ है वो गलत है। इसके बाद तीसरा देखिए, यहाँ बाजी लिखा, यहाँ बाजी लिखा, ये तो सही है, पर यहाँ तरंग लिखा, यहाँ तुरंग लिखा, तो ये तरंग शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ। तरंग का मतलब होता है लहर, ये तरंग का अर्थ हुआ लहर, तो यानी ये गलत है। और बाजी सही है और तुरंग सही है, लेकिन इसके अंदर ये अश्वा गलत निकल गया, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें ये तुरंग सही है लेकिन हाय और अश्वा गलत निकल गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो बाजी शब्द लिखा है ये गलत छपा हुआ है। बाजी शब्द ऐसा नहीं, ऐसा वाला होता है। इस बाजी का मतलब होता है घोड़ा। इस बाजी का तो मतलब उर्दू वाला बाजी है, बाजीगर फिल्म देखी होगी आपने, बाजी लगाना, दाव लगाना, ये वो है, वो वाला बाजी हो गया ये। और जो घोड़े के लिए बाजी आना चाहिए वो ये है, सही मात्रा ये है, ज में छोटी की मात्रा आएगी। तो इसके जो पर्यायवाची हैं वो है अश्व, है, बाजी और तुरंग, लेकिन यहाँ 2 अलग गलत निकले, इसलिए हमने इस पे टिक नहीं लगाया। और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि और एक्स्ट्रा में आपको याद रहना चाहिए कि तुरंग भी कहते हैं, इसके बाद हरी भी बोलते हैं, सेंधव भी बोलते हैं घोड़े को। ये घोड़े के मैंने और आपको पर्यायवाची बता दिए हैं। 4 पर्यायवाची तो आपके इसी में हो गए, अश्व, है, बाजी और तुरंग। इसके बाद मैंने बताया सेंधव, इसके बाद हरी भी बोलते हैं, ये घोड़े के पर्यायवाची, घोटक भी बोलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपको इतना वाक्यांश दिया है, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। पहला है कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़ की, कर्तव्य विमूढ़ और अकर्तव्य। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कर्तव्य से मतलब है काम, कि जिसे अपना काम ध्यान न रहे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, किस राह पे जाए, किस राह पर न जाए, उसके लिए जो शब्द चुना गया है वो है किन कर्तव्य विमूढ़। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल बिल्कुल सही शुद्ध रूप है उसमें यहाँ बिंदी भी आनी चाहिए, जबकि छपे हुए में यहाँ बिंदी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ बिंदी भी आनी चाहिए। किन कर्तव्य विमूढ़ ये सही शब्द है, बाकी ये तीनों जो हैं अशुद्ध हैं। ये याद रखिएगा कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को निश्चित नहीं कर पाता है उस स्थिति में उस व्यक्ति को किन कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, देर लगाकर काम करने वाला, यानी जो धीरे धीरे देर तक, बहुत देर तक काम कर रहा है, ये उसके लिए है। तो यहाँ पर है तीव्र लंबी, बी ऑप्शन है दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री लिखा है, सी है दीर्घ सूत्री और डी है विलंब। इनके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो ये जो 4 ऑप्शन पड़े इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए तीव्र लंबी और विलंब, विलंब का मतलब होता है तो देरी। अब यहाँ देरी तो पूछ नहीं रहे हैं तो ये तो आना नहीं है। अब तीव्र लंबी का मतलब होता है बहुत लंबा, वो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो काम करने की बात है। तो यहाँ इन दोनों को देखिए एक जैसे दिए हुए, अंतर क्या है कि यहाँ ध धनुष का और यहाँ घ घड़ी का है। तो जो ये घ घड़ी का लिखा हुआ है ना ये सही है, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है देरी, लंबा, लंबी दे, बहुत समय तक, लंबे समय के लिए काम करने वाला। और दीर्घ सूत्री जो लिखा है वो गलत है क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं होता है। द धनुष के आना यहाँ पर गलत है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है।
प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्द। अब ये बात आपको याद रखनी है कि अन जो है वो पीछे लगाना है, आगे नहीं पीछे। तो यहाँ हमको जो ऑप्शन दिए हैं वो मैं बता देती हूँ। अनमना, रहन, अनबन, अनचाहा। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि हमें प्रत्यय पीछे लगाना है, लेकिन जो हमको ऑप्शन में अन 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 लगा हुआ दिया हुआ है 3 ऑप्शन में, वो आगे दिया है। इसी से समझ में आ जाता है कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि हमें आगे नहीं पीछे लगाना है। तो यहाँ रहन जो है ये है रह धन अन, ये इसका शुद्ध रूप है। ये हमने प्रत्यय को अलग कर दिया, ये प्रत्यय अलग हो गया अन। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्यय का प से पीछे पीछे लगने वाले शब्द, अगर यहाँ आप 3 एक ज्यादा देखेंगे तो आपको क्वांटिटी में ये 3 ज्यादा दिख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गलती होगा, ये इनमें से कोई होगा। लेकिन आप अगर याद रखेंगे कि प्रत्यय तो पीछे लगता है, तो तब आप समझ जाएंगे कि इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पर्यायवाची यानी सिनोनिम, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और किसके बताने हैं? जंगल के। जंगल के यहाँ 3 एक ऑप्शन में 3 शब्द दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। ए में है कंतार, अरण्य, कनन। बी में है वन, अरण्य, कानन। सी में है कंतर, अरण्य, कनन। डी में है वन, अरण्य, कानन। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वन तो सही है, ये वन करेक्ट है, जहां जहां वन लिखा वो करेक्ट है। लेकिन ये जो कंतार लिखा हुआ है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ये कंतार नहीं होगा, ये होगा कांतार। अगर ये कांतार लिखा होता तो ये सही होता, क्योंकि जंगल का एक पर्यायवाची कांतार भी है, लेकिन कंतार अशुद्ध लिखा हुआ है। फिर अरण्य इसमें सही है, लेकिन कनन भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कनन की जगह कानन होना था। अगर ये कानन लिखा होता तो ये पर्यायवाची भी सही रहता। दूसरे वाले में ये अरण्य गलत लिखा हुआ, अरण्य का शुद्ध रूप ये है। इसी तरह कंतर यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको शुद्ध रूप यहाँ बता ही दिया है। यहाँ भी अरण्य गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ये दोनों के मैंने शुद्ध रूप आपको बताया, ये अरण्य तो यहाँ लिखा हुआ है और ये कांतार यहाँ लिखा हुआ है। ये कनन भी गलत लिखा है, ये कनन की जगह पे भी ये कानन आना था। अब बचा हमारा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। वन, अरण्य और कानन ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे एक और पर्यायवाची इसमें लिखा हुआ कंतार, लेकिन अगर वो शुद्ध लिखा होता तो करेक्ट होता। कांतार भी क्या होता है? वन का पर्यायवाची होता है। वन, अरण्य, कानन, कांतार, विपिन, दुर्गम, गहन, ये मैं आपको पर्यायवाची बता रही हूं। इसके बाद अटवी, ये भी उसका पर्यायवाची है। किसका? वन का। ये वन के मैंने आपको पर्यायवाची बताए हैं कि जंगल को और क्या क्या कहते हैं। वन, अरण्य, कानन, ये 3 ऑप्शन तो उन्होंने हमें दिए ही हैं। कांतार दिया था लेकिन अशुद्ध रूप में दिया, तो चौथा कांतार, 5वां विपिन, 6ठा दुर्गम, 7वां गहन और 8वां अटवी। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये जंगल के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शुद्ध का मतलब है कि इससे पहले वाला रूप। वैसे मनोकामना जो ये लिखा हुआ है ये भी शुद्ध है, लेकिन इसका अगर हम, ये तो संधि करा हुआ, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी हमें बताना है। तो इसमें मनाह कामना, मनाह कामना, मनाह कामना गलत है। ये मनः कामना सही है। 2 बिंदी लगाकर जो मनः कामना लिखा हुआ है ये सही है। इस प्रकार से भी हम मनः कामना यानी मनोकामना को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? अब हमें क्या करना है? सामासिक विग्रह करना है। सामासिक विग्रह यानी समास को अलग अलग करना है। ये हमारा समास है। समास शब्द दे रखा है, समस्त पद दे रखा है, इसको अलग अलग करना है। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें विभक्ति लगेगी। विभक्ति लगेगी यानी एक नाम तो ये आएगा नहीं। रामानुज में तो इन्होंने आ की मात्रा ही गायब कर दी, तो ये भी गलत हो गया।
मैंने कहा विभक्ति लगी होनी चाहिए। विभक्ति का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो, जैसे ये यहाँ पे का उपयोग किया गया है, ये विभक्ति है। यहाँ ये का उपयोग, की का उपयोग तो किया गया है, लेकिन अनुज का मतलब ही गलत दे दिया गया। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो ये जो है इसका सही प्रकार से सामासिक विग्रह है। सामासिक विग्रह क्या होगा? राम का अनुज, यानी राम का भाई, राम का छोटा भाई। अब वो छोटे भाई आप कौन सा भी ले सकते हो, लक्ष्मण भी हो सकता है, शत्रुघ्न भी हो सकता है, भरत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रामानुज का हमने क्या कर दिया? सामासिक विग्रह कर दिया। इस शब्द का सामासिक विग्रह करा तो हो गया राम का अनुज। जो मैं ये नाम बता रही हूँ ये तो अलग ऐसे ही बोला मैंने, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ हम सामासिक विग्रह करेंगे जब रामानुज का, तो होगा राम का अनुज। राम यानी नाम और अनुज यानी छोटा भाई, राम का छोटा भाई। और यहाँ पर जो सामासिक विग्रह हुआ ये राम हो गया, ये आह जो है ये हट गया और इसका का आ गया, और अनुज, राम का अनुज। अगर इसका हम संधि विच्छेद करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। संधि विच्छेद में ये क्या होगा? राम धन अनुज हो जाएगा। ये संधि शब्द भी है और समास शब्द भी है। इसका सामासिक विग्रह भी हो सकता है और संधि विच्छेद भी हो सकता है। सामासिक विग्रह होगा राम का अनुज और संधि विच्छेद होगा राम धन अनुज, क्योंकि म के अंदर अ था, ये अ था, ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ, और ये आ की मात्रा यहाँ लगी हुई है, आप देख ही रहे होंगे। और सामासिक पद में अगर हम देखें तो राम का अनुज, ये इसका सामासिक विग्रह हो गया, यानी सी ऑप्शन इसका उत्तर है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ये संधि विच्छेद करना है हमें, संधि विच्छेद करना है ना, संधि को अलग अलग करना है। संधि हमारी तीन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले अगर आप जानना चाहें संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताई दो वर्णों के मेल को। अब यहाँ पर हमको इसको अलग अलग करना है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, व्यंजन संधि के अंतर्गत कई सारे नियम हैं उसे बनाने के और संधि विच्छेद करने के। तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत जो नियम है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि जब यहाँ यानी कि छ छतरी का आए, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि छ छतरी का आए और छ छतरी से पहले आधा च आए, छ छतरी से पहले आधा च आए और उस आधा च से पहले स्वर आए। स्वर यानी ऊ की मात्रा आई, ई की मात्रा आई, आ की मात्रा आई। अगर ये मात्रा आती है तो उस स्थिति में ये च हट जाएगा और बाकी अक्षर वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये मैंने संधि विच्छेद का बताया। और संधि जोड़ते समय का ध्यान रखना होगा, तो तब आप ये क्या करेंगे, अनु के बाद धन लगा हुआ रहेगा, तो धन जो लगा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि धन के बाद छ छतरी का लिखा है क्या और धन से पहले स्वर है क्या, अ आ ई में से कौन सी भी मात्रा है क्या, तो उसको जोड़ते समय आप आधा च लगा देंगे। आपको बात समझ में आई? इसका मैं देखो आगे उदाहरण देख के समझाती हूँ। हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उन्हें देखिए। अनु धन छेद, ए में ये लिखा है, बी में लिखा अनु धन आधा च करके छेद लिखा है, सी ऑप्शन में अनु तो लिखा है लेकिन बड़े उ की मात्रा लगा दी है और डी में कोई मात्रा नहीं है। तो हमको ये कुछ भी बदलना नहीं है, तो उस आधार पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बी नंबर का और ए नंबर में आप कंफ्यूज होंगे कि ये च यहाँ लगना तो चाहिए क्योंकि च है, लेकिन मैंने अभी आपको नियम बताया कि प्लस से पहले स्वर हो, चाहे वो ऊ की मात्रा हो, ई की हो, आ की हो, कौन सी भी मात्रा हो, और च के बाद छ छतरी का हो, तो ये च हट जाएगा। ये च क्या होगा, हट जाएगा। इस आधार पर ये ए सही है। ये च हट गया, ये च हट गया। और जब इनकी संधि करेंगे, वापस जोड़ेंगे, तो तब फिर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि प्लस से पहले, इस धन से पहले क्या है, स्वर है। स्वर यानी कि ऊ की मात्रा है, कौन सी भी मात्रा यहाँ हो सकती है, ऊ की, ई की,
आ की, ओ की, कौन सी भी मात्रा जो होगी वो, और यहाँ छ छतरी का होगा, तो तब इन दोनों को जोड़ते समय आधा च लगा देंगे। इससे पहले हम संधि छेद शब्द भी पढ़ चुके हैं, आपको याद आ गया होगा, जिसमें भी ऐसा ही था, इसमें छोटी की ये मात्रा थी और इन दोनों को जोड़ के हमने क्या लिख दिया था, संधि छेद। ये भी इसी का उदाहरण है। ये संधि विच्छेद करके और ये संधि बनाकर, यहाँ पे प्लस लगाया तो च हट गया, यहाँ प्लस हट गया तो यहाँ पे आधा च लग गया, ये आपको दिख रहा होगा। संधि छेद उसे कहते हैं। इस तरह से यहाँ संधि विच्छेद अनुच्छेद का इस प्रकार से होगा। एक बार फिर से बताती हूँ, व्यंजन संधि का एक नियम ये है कि छ छतरी का बीच में आए और उससे पहले स्वर हो, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों के बीच में आधा च लगाना होगा, और हमने वो आधा च यहाँ पर लगाया है। और जब विच्छेद करेंगे तो उसे हटा देंगे, तो हमने हटा दिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन है, अनुधन छेद।